62 वोट, सिर्फ 62 वोट। थोरांग में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। अब सवाल ये उठता है कि इतने छोटे से मार्जिन को भविष्य की एक मजबूत जीत की नींव में कैसे बदला जा सकता है। तो इस विश्लेषण में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, नहीं, हम डेटा के जरिए भविष्य की जीत का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए मिजोरम की पहाड़ियों में बसे एक आरक्षित आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र थोरांग चलते हैं। देखने में ये इलाका जितना शांत लगता है, राजनीतिक तौर पर उतना ही दिलचस्प है। यहाँ परंपरा और तकनीक, स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय राजनीति सब एक साथ देखने को मिलते हैं। ये जो बात है, यही हमारे पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। इसका मतलब है कि चुनाव कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे समझा जा सकता है। हर एक वोट अपने आप में एक डेटा पॉइंट है जो हमें लोगों की उम्मीदों और उनकी परेशानियों की कहानी बताता है। हमारा काम बस उन कहानियों को पढ़ना और समझना है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम थोरंग की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर उस 62 वोटों के समीकरण को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम मुकाबले की बारीकियों में जाएंगे और फिर एक ठोस रणनीति बनाएंगे, एक ऐसी रणनीति जो चुनाव से शुरू होकर असल गवर्नेंस तक जाती है। तो पहला पड़ाव है थोरंग का राजनीतिक मैदान। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए पहले मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, लोग कौन हैं और कौन सी बातें उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। थोरंग की तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ पहाड़ी इलाका है जो आने जाने और विकास दोनों को मुश्किल बनाता है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, खेती और रबर पर टिकी है। यहाँ चकमा और मीजो दोनों समुदाय हैं। समाज पर चर्च का गहरा असर है, लेकिन युवा पीढ़ी को नौकरियों की फिक्र है। और इन सब के बीच व्हाट्सएप एक बड़ा रोल निभा रहा है, सही और गलत दोनों तरह की खबरें फैलाने में। और अब आते हैं 2023 के चुनाव के सबसे अहम मोड़ पर, वो 62 वोटों का समीकरण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नतीजा इतना करीबी हो गया? जवाब हमेशा की तरह आंकड़ों में छिपा है। 88.65%। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। आज जब दुनिया भर में लोग राजनीति से दूर हो रहे हैं, थोरंग में 10 में से लगभग 9 लोग वोट डालने निकलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि यहाँ के लोगों के लिए राजनीति कोई दूर की बात नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और इसीलिए यहाँ हर एक वोट की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। यहाँ देखिए, ये कोई सीधी टक्कर नहीं थी, ये एक 4 तरफा मुकाबला था। आईएनसी और एमएनएफ तो लगभग बराबरी पर थे, लेकिन जेडपीएम और बीजेपी ने भी वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींचा। हुआ ये कि वोट बंट गए और इसी ने इतने करीबी मुकाबले की नींव रखी। और ये है वो नंबर जिसने सब कुछ तय कर दिया, 62। बस इतने ही वोटों ने एमएनएफ के लिए हार को जीत से अलग कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर एक आवाज, हर एक वोट मायने रखता है। तो नतीजा तो अब हम जानते हैं, लेकिन भविष्य को समझने के लिए हमें अतीत की परतों को खोलना होगा। तो चलिए डेटा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उन ट्रेंड्स को ढूंढते हैं जिनकी वजह से ये मुकाबला इतना कड़ा हुआ। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये एक तरह का राजनीतिक भूचाल है। जेडपीएम का वोट शेयर 3% से उछलकर लगभग 24% पर पहुंच गया। इस एक बदलाव ने थोरंग की राजनीति के सारे पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया। और ये टेबल पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। पहले क्या होता था कि सरकार से नाराज वोटर के पास एक ही विकल्प होता था, लेकिन 2023 में जेडपीएम के आने से वो सत्ता विरोधी वोट 2 हिस्सों में बट गया। ये दिखाता है कि कैसे एक नया खिलाड़ी मैदान में आकर पूरे खेल को बदल सकता है। तो अतीत का विश्लेषण हो गया, अब बात करते हैं आज की। इस वक्त एमएनएफ की असली ताकतें क्या हैं और कहां पर वो कमजोर है, मौके कहां हैं और सबसे बड़े खतरे कौन से हैं। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ एमएनएफ की जमीनी पकड़ है, उसका पुराना कैडर और बीजेपी के साथ गठबंधन, ये उसकी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया खतरा है, जेडपीएम। ये एक रॉकेट की तरह ऊपर उठ रही है, एक नई ताकत जो पुराने वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। देखिए, थोरंग जैसे समाज में जहां चकमा और मिजो समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां राजनीतिक बातचीत सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं हो सकती। ये आपसी सम्मान पर टिकी होनी चाहिए। असल में ये हमारे एक संवैधानिक मूल्य भी है जो हर नागरिक, हर समुदाय की गरिमा की बात करता है।
जिम्मेदार नेतृत्व वही है जो अपने शब्दों से पुल बनाए, दीवारें नहीं। अच्छा, तो अब तक के विश्लेषण से जो कुछ हमने सीखा है उसे एक ठोस जीत की रणनीति में बदलते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये रणनीति 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, चुनावी चेहरा, यानी इस 4 तरफा मुकाबले के गणित को समझना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी अपनी जमीनी टीम को और मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी विकास और स्थिरता की एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल को छुए। और चौथा, संसाधन, यानी गठबंधन की ताकत का सही इस्तेमाल करना। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने का ये है 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन लोगों को सुनने के लिए हैं, उनकी शिकायतें समझिए और मैनिफेस्टो बनाइए। अगले 30 दिन मोबिलाइजेशन के, घर घर जाइए। फिर कुछ हफ्ते हाई विजिबिलिटी के लिए और आखिरी हफ्ते में सिर्फ एक काम, हर वोटर को बूथ तक पहुंचाना। एक बात समझना जरूरी है, आज की राजनीति में, खासकर डिजिटल दुनिया में, वोटर का भरोसा सबसे कीमती चीज है। और भारत का डेटा प्राइवेसी कानून भी यही कहता है, सहमति सबसे जरूरी है। एक अच्छा डिजिटल कैंपेन लोगों की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता, बल्कि उनसे बात करने का हक कमाता है। ये नैतिक भी है और असरदार भी। तो डिजिटल दुनिया में हमारी रणनीति 3 चीजों पर चलेगी। पहला, व्हाट्सएप बॉट्स, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर सही मैसेज भेजना और अफवाहों को रोकना। दूसरा, छोटे छोटे वीडियो जो उम्मीदवार के काम को दिखाएं और जिन्हें लोग आसानी से शेयर कर सकें। और तीसरा, एक फैक्ट काउंटर टीम जो किसी भी गलत जानकारी का तुरंत और असरदार तरीके से जवाब दे। और आखिर में, ये सारा डेटा, ये पूरी रणनीति, इसका मकसद सिर्फ एक है, गवर्नेंस। क्योंकि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि असली मुद्दा क्या है। थोरंग के लोगों को खराब सड़कें, पानी की कमी और रोजगार जैसी समस्याओं की चिंता है। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य और अपनी जमीन की सुरक्षा की फिक्र है। कोई भी जनादेश तभी सफल माना जाएगा जब वो इन चिंताओं को दूर करे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, 62 वोटों के इस मामूली फासले को विकास के लिए एक मजबूत 5 साल के जनादेश में कैसे बदला जाए। जो नेता जन केंद्रित बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 416 102 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।